हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। बिफोर वी बिगिन विद द एडिटोरियल एनालिसिस, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एमबीए सीईटी की ऑफलाइन मोड में 4 बजे वाली बैच शुरू हो रही है 29 अगस्त से। 29 अगस्त से ये बैच शुरू होगी। इसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एमबीए सीईटी में लगने वाले सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। द बिगेस्ट एडवांटेज इज you will be paying fees for only 4 months but you can attend classes for 7 months। यानी जो जनवरी में MBA CET के क्रैश कोर्स की नई बैच शुरू होगी उसमें रेगुलर कोर्स के सारे बच्चों को एडमिशन फ्री और डायरेक्ट रहेगी। तो आप 4 महीने की फीस भरेंगे और 7 महीने का क्लास करेंगे। तो ये हो गई अनाउंसमेंट। अभी हमें क्या करना है, एडिटोरियल का एनालिसिस करना है। उससे पहले 10 नए वर्ड सीखने हैं और उस 10 नए वर्ड्स के बेसिस पे एक छोटी क्लोज टेस्ट मैं आज आपके लिए लाया हूं। क्योंकि कल की क्लोज टेस्ट जो मैंने दी थी वो हो गई थी ज़रा बड़ी और इसकी वजह से जानवी, कोलाइत छोड़ के बाकी किसी ने आंसर्स नहीं दिए हैं। तो आपके सब के लिए एक वेकअप कॉल है कि आपको ध्यान दे के ज़रा आंसर्स देने हैं। वेल डन जानवी। others start answering as soon as you get this right। चलो अभी आंसर देना शुरू करो। चलो तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास। द फर्स्ट वर्ड वी हैव फॉर टुडे इज नादीर। पहला वर्ड क्या है आज का? नादीर। दिस इज द फर्स्ट वर्ड टुडे। लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस फर्स्ट। नादीर का मतलब वैसे क्या होता है? नादीर का मतलब होता है सबसे निचला पॉइंट। द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज नादीर। लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस। यू विल ट्राई, let us try to understand. After losing his job and going through a divorce, he felt he had reached the nadir of his life। है ना? What does he say? After losing his job, he lost his job, he went through a divorce and therefore he felt that he has reached the nadir of his life, यानी he has reached the lowest point in his life। तो नादिर का मतलब क्या होगा फिर? The lowest point इन दी फॉर्च्यून्स ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी के भी नसीब में होने वाला सबसे नीचा पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज नादीर। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? बॉटम, लोएस्ट पॉइंट, रॉक बॉटम। रॉक बॉटम यानी एकदम सबसे नीचे का, बॉटम से भी बॉटम इज रॉक बॉटम। ठीक है, चलो से एंटोनिम क्या होंगे इसके फिर? सबसे ऊंचा, द हाईएस्ट पॉइंट। द हाईएस्ट पॉइंट कैन बी कॉल्ड एज जेनिथ और अ पीक और अ पिनाकल। पिनाकल, पीक और जेनिथ आर दी हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है नादीर, है ना? द लोएस्ट पॉइंट इन समवंस लाइफ इज कॉल्ड एज नादीर। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पूरियस। स्परियस, स्परियस या स्प्यूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है डाउटफुल, जो सही नहीं है, फेक है, जिसपे पे विश्वास नहीं किया जा सकता, दैट इज स्पूरियस। लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस फर्स्ट। द डॉक्यूमेंट्स टर्न्ड आउट टू बी स्पूरियस, यानी डाउटफुल या गलत ही निकले, पूरी तरह फॉल्स ही निकले, फेक, लीडिंग टू द डिसमिसल ऑफ द केस, और इसकी वजह से केस डिसमिस हो गई। तो स्पूरियस का मतलब यहां किस तरह से लिया गया है? कंप्लीटली फेक। स्पूरियस मतलब क्या होगा? नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी। समथिंग जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, जो फेक है, जिसपे डाउट लिया जा सकता है, फॉल्स और फेक इज कॉल्ड एज स्पूरियस। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फॉल्स, काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। नकली नोट को बोलते हैं काउंटरफीटिंग ऑफ नोट्स, यानी उसकी नकल करना। फ्रॉडलेंट, जिससे फ्रॉड किया जा सकता हो, कोई भी गलत चीज जिससे फ्रॉड किया, किसी चीज की नकल करके फ्रॉड किया जा सकता है, वो फ्रॉडलेंट हो गया। एंटोनिम क्या होंगे इसके? जो सही है, सही है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक, जेन्युइन। ठीक है, ये जेन्युइन हो गया, ऑथेंटिक हो गया, या वैलिड, समथिंग दैट इज बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी अथॉरिटी, जिसको अप्रूव किया गया है वो वैलिड है। ठीक है, या फिर वो ऑथेंटिक है या जेन्युइन है। समझ गए? तो स्पूरियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो फेक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पॉट। डेस्पॉट, डेस्पॉट मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा या ऐसी अथॉरिटी जो
जो ऑटोक्रेटिक हो, है ना, यानी वो जैसा बोले आपको वैसा ही करना पड़ेगा। क्रूएल टाइप के जो किंग होते हैं उन्हें डेस्पॉट कहते हैं ना। तो जो जो वो बोले बस वही जनता को, वैसे ही जनता को रहना पड़ेगा, वैसे ही जनता को करना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे हम डेस्पॉट, क्रूएल। देखो जैसे लेट अस गो टू द सेंटेंस फर्स्ट। द डेस्पॉट रूल्ड द कंट्री विथ एन आयरन फीस्ट। आयरन फीस्ट, एक तगड़ी मुट्ठी के साथ उसने क्या किया, कंट्री को रूल किया। अलाउइंग नो डिसेंट, डिसेंट मतलब वहां पे नहीं बोलने का किसी को चांस ही नहीं था। डिसेंट मतलब उसके अगेंस्ट जाना। अब कोई राजा है जो ऐसा रन कर रहा है कंट्री को कि इसके अगेंस्ट अगर आपने नहीं बोल दिया तो फिर आपकी कोई खैर नहीं, तो उसे कहेंगे डिसेंट नहीं करने, यानी उसको बोलते हैं डिसेंट करना। राजा के अगेंस्ट जाना यानी डिसेंट करना। जो भी रूल है, जो भी ऑर्डर है उसको नहीं मानना, दैट इज डिसेंट। तो वहां पे तो डिसेंट का कोई चांस ही नहीं था। वो राजा इतना क्रूएल था, ऑटोक्रेटिक था, डेस्पॉट बोलते हैं उसको। मीनिंग क्या होगा इसका, अ रूलर और अदर पर्सन हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर, जिसके हाथ में पूरी शक्ति उसी के हाथ में है। टिपिकली वन हु एक्सरसाइजेस इट इन क्रूएल और ऑपरेसिव वे, है ना। क्रूएलिटी से काम करे या ऑपरेशन से काम करे, दबाव तंत्र से अपनी बात को मनवा ले, ऐसे व्यक्ति को हम डेस्पॉट कहेंगे। अब वो राजा भी हो सकता है या किसी एरिया का रूरल या अथॉरिटी भी हो सकती है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, टायरेंट, टायरेंट मतलब क्रूएल, क्रूएलिटी से जो रूल करे उसे हम टायरेंट कहेंगे। डिक्टेटर यानी जो डिक्टेट करे, है ना। जर्मनी का डिक्टेटर कहते थे हिटलर को, है ना। तो जैसे उसने डिक्टेट कर दिया बस वैसे ही होगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे सबसे पूछ के, बहुत सारे लोगों से पूछ के निर्णय लिए जाते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जैसे डिक्टेटर ने बोल दिया वैसा ही निर्णय होगा। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, किम जोंग उन का, किम जोंग उन का। और ऑटोक्रेट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, डेमोक्रेट, लिबरेटर या पीस मेकर। किम जोंग उन, ठीक है, उसका वो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई थी। हाँ, तो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, डेमोक्रेट, लिबरेटर या पीस मेकर। जो जो डेमोक्रेसी से चले, सबको साथ में लेके चले, सबका साथ सबका विकास वाले, दैट इज डेमोक्रेट, ठीक है। अदरवाइज उसका एंटोनिम क्या होता है, डिक्टेटर या डेस्पॉट। क्लियर, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की ऐसी समझ, या व्यक्ति समझदार, ऐसा इतना समझदार होना कि उसमें बहुत अच्छी निर्णय क्षमता हो। समवन हु कैन टेक गुड डिसीजंस बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग, है ना। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली सो दैट यू कैन टेक गुड डिसीजंस इज कॉल्ड एज एक्यूमेन। लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस। हर बिजनेस एक्यूमेन यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, हर बिजनेस एक्यूमेन हेल्प द कंपनी डबल इट्स प्रॉफिट्स विद इन अ ईयर। एक ही साल में प्रॉफिट डबल कर दिया, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हर बिजनेस एक्यूमेन, हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड हर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। तो मीनिंग क्या है इसका फिर, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस टिपिकली इन अ पर्टिकुलर डोमेन। सिनोनिम्स, इंसाइट, श्रूडनेस। श्रूडनेस का मतलब होता है, श्रूडनेस का मतलब क्या होता है, चालाकी से या अपनी बिजनेस के लिए जो चतुराई चाहिए वो चतुराई से लिए गए निर्णय, दैट इज श्रूडनेस। या शार्पनेस, जल्दी से पट से लिए गए निर्णय। एंटोनिम्स क्या होंगे, छोड़ दो, जाने दो, जैसा होगा देखेंगे, दैट इज इग्नोरेंस, इनएप्टीट्यूड। इनेप्ट ये वर्ड हमने देखा है, सॉरी, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, एक देखा था हमने एडेप्ट और दूसरा देखा था इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है जिसमें कोई स्किल नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, दैट इज इनेप्ट। या किसी चीज को लगने वाली जो क्वालिटी चाहिए वो तो भी नहीं है एटलीस्ट, दैट इज इनेप्ट। या स्टूपिडिटी, ये हो गए उसके एंटोनिम्स। एक्यूमेन मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजन, दैट इज एक्यूमेन। अंडरस्टूड, चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बिरेफ्ट। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट ऑफ समथिंग होता है। बिरेफ्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज की कमी,
किसी चीज की आपको कमी है तो यू आर बिरेफ्ट ऑफ दैट थिंग। जनरली ये जो चीज होती है वो फिजिकल नहीं होती है ना। जैसे कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस चीज से, उस चीज की आपकी जिंदगी में कमी है तो आप बिरेफ्ट ऑफ दैट थिंग हो जाएंगे, ऐसा है, राइट। तो बिरेफ्ट इज बेसिकली कमी, है ना। चलो लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस। आफ्टर द लॉस ऑफ हर हस्बैंड शी फेल्ट कंप्लीटली बिरेफ्ट ऑफ जॉय। देखो, हस्बैंड जाने के बाद उसके लाइफ में जॉय की कमी थी, तो बिरेफ्ट मतलब कमी, राइट। चलो क्या मतलब है इसका देखेंगे। डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग स्पेशली अ नॉन मटेरियल एसेट ना। जनरली एक नॉन मटेरियल एसेट होता है, जैसे जॉय, इट इज नॉन मटेरियल, इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। ऐसी चीजों की कमी होना, दैट इज बिरेफ्ट ऑफ दैट थिंग। तो बिरेफ्ट के साथ आपको ऑफ लगेगा, है ना। देखना ये जनरली जब आपको क्लोज टेस्ट में ये चीजें काम में आती है कि कौन सा प्रिपोजिशन वो वर्ड के साथ लगता है। तो इफ यू नो कि बिरेफ्ट के साथ ऑफ लग रहा है तो आप वो क्लोज टेस्ट में इट हेल्प्स यू। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर। डिवॉइड, डिवॉइड मतलब फिर से किसी चीज की कमी, डिप्राइव होना या लैकिंग, कमतरता। एंटोनिम्स क्या होंगे, वो चीज बहुत क्वांटिटी में होना, जैसे फुल होना या एबेंडेंट होना या उस चीज एनरीच्ड होना। ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं, एनरीच सुना है, एबेंडेंट सुना है या फुल भी सुना है, समझ गए। बिरेफ्ट समझ गया, बिरेफ्ट वेरी सिंपल वर्ड, किसी चीज की कमी, दैट इज बिरेफ्ट। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब है किसी चीज का अतिक्रमण, है ना, किसी चीज का अतिक्रमण, दैट इज कॉल्ड एज इम्पिंज। लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस, यू विल अंडरस्टैंड। द न्यू रेगुलेशन इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जो नया लॉ बना है या रेगुलेशन आया है, जो रूल आया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को इम्पिंज किया जा रहा है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अतिक्रमण है, उसको दबाया जा रहा है या उसकी जगह ली जा रही है ना, उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, दैट इज द मीनिंग। तो इम्पिंज का मतलब क्या होगा, टू हैव एन इफेक्ट और इम्पैक्ट स्पेशली एन निगेटिव वन। यानी रूल बनने से क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे ऐसा इम्पैक्ट आया जो निगेटिव था, है ना, उस पर अतिक्रमण किया गया, उसका जो दायरा था उसको कम किया गया ना। पहले वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते थे, अब वो उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसका मतलब होता है। टू इनक्रोच, देखो इनक्रोच का मतलब ही होता है अतिक्रमण, और इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज मतलब किसी की जगह में इलीगली घुसना, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट, सेम इज इम्पिंज। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, इनक्रोच यहाँ दिया है पहले ही, इन्फ्रिंज या इंट्रूड। इंट्रूड भी मतलब भी इलीगली ट्रेसपास करना, आपने देखा होंगे बोर्ड्स, है ना, इंट्रूडर्स विल बी पनिश्ड। इंट्रूडर्स मतलब वो एरिया जो है वो किसी का लीगल प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट जस्ट इंट्रूड इनटू दैट प्रॉपर्टी, यानी आप वहां नहीं जा सकते, इलीगली वहां नहीं घुस सकते। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अवॉइड, दूर रहना इन चीजों से, या फिर रिस्पेक्ट देना उसको, या उन लॉज को फॉलो करना, उनको तोड़ना नहीं, उनका अतिक्रमण नहीं करना। ठीक है, तो इम्पिंज समझ गए, इम्पिंज का मतलब होता है अतिक्रमण किसी। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मैवरिक। मैवरिक, मैवरिक जनरली ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो जो मनमौजी है ना, जो अपने मन में जब आया जो आया वो करता है, दैट इज मूडी जिसको कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम मैवरिक कहेंगे ना। वन हु टेक्स डिसीजंस ऑन हिज ओन विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द रिजल्ट्स। देखो, known as a maverick, she often challenged the traditional methods in her field। अपनी फील्ड में जो रेगुलरली यूज होने वाली मेथड्स है उसको चैलेंज करके वो उसको हमेशा वो चैलेंज करती थी, और इसलिए उसको क्या बोलते थे, वो मैवरिक कहते थे, है ना। वो मूडी थी, खुद के निर्णय खुद लेती थी, भले ही वो संसार ने बनाए हुए या सोसाइटी ने बनाए हुए नियमों से अलग क्यों ना हो। मीनिंग क्या होगा इसका, एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, मनमौजी जैसे कहा, हु रिफ्यूजेस टू कंफर्म टू दी एक्सेप्टेड नॉर्म्स। सोसाइटी ने कुछ नियम बनाए हैं लेकिन उस नियमों को नहीं मान के रिबेलियन करने वाले लोग होते हैं ना, रिबेल जिसे कहते हैं हम, रिबेलियस या रिबेल,
रिबेल मतलब माँ बाप जो कहेंगे बस उसका उल्टा ही करेंगे, बराबर है, अपने दिल की करते जाएंगे हमेशा, उन्हें कहेंगे हम मैवरिक। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? नॉन कन्फर्मिस्ट, जो कन्फर्म नहीं करते या जो चीज़ों को नहीं मानते या जो बताई गई चीज़ों के बताए गए नियमों के हिसाब से नहीं चलते, उन्हें कहेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट। या इंडिविजुअलिस्ट, खुद के हिसाब से चलने वाले। रिबेल, जनरली अपोज करने वाली चीज़ों। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जो कन्फर्मिस्ट होंगे, जो कन्फर्म करेंगे, फॉलोअर या एडरेंट। एडरेंट का मतलब होता है वन हु एडर्स टू दी रूल्स और लॉ, मतलब जो भी नियम है उनको प्रॉपरली फॉलो करने वाले लोगों को हम एडरेंट कहेंगे, ठीक है। तो मैवरिक समझ गए? मैवरिक मतलब मनमौजी, जो अपने हिसाब से चलेंगे, उनको सोसाइटी ने बने हुए नियमों से कुछ खास लेना देना नहीं होता। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैवर्ट। कैवर्ट, ये वर्ड हमने कल देखा था, अगर आपको याद होगा तो। कैवर्ट देखा था ना कल, हमने एक वर्ड देखा था फ्रॉलिक। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का मतलब क्या बताया था मैंने कल की क्लास में मैंने बताया था कि फ्रॉलिक मीन्स बहुत एंजॉय करना, बहुत मस्ती करना, ना नाचना गाना उछलना कूदना, फ्रॉलिक। बस सेम वर्ड है कॉवर्ट। सॉवर्ट का मतलब होता है नाचना गाना उछलना ना। देखो सेंटेंस, द चिल्ड्रन कॉवर्टेड अराउंड द प्लेग्राउंड एंजॉइंग द सनी डे। दे कॉवर्टेड अराउंड मतलब नाच गाना उछल कूद कर रहे थे। मीनिंग टू जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली। सिनोनिम्स, फ्रॉलिक कल ही देखा हमने, प्रांस सेम मजा मस्ती करना, रॉम्प वही है मस्ती करना उछलना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? सल्क, सल्क मतलब बहुत सैड होके डीप थॉट्स में जाना, सोचते रहना, दिल ही दिल में घुटते रहना, घुटन महसूस होना, दैट इज सल्किंग। मोप या स्टीव दोनों का मतलब होता है बहुत नाराज होना, उदास होना। समझ गए? कैवोर्ड का मतलब बहुत उछलना कूदना, मस्ती करना, एंजॉय करना। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑनरस। ऑनरस, ऑनरस का मतलब होता है बहुत टफ, समथिंग दैट इज वेरी हार्ड, वेरी टफ, दैट इज ऑनरस। गो थ्रू दिस, लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस। द ऑनरस टास्क ऑफ क्लीनिंग द एंटायर हाउस फेल ऑन हिज शोल्डर्स। सारा का सारा घर का काम करने का जो टफ टास्क था, टफ टास्क, दैट फेल ऑन हिज शोल्डर्स, यानी उसको करना पड़ा। ऑनरस मतलब इन्वॉल्विंग ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी। इज वेरी डिफिकल्ट, क्लीनिंग द हाउस इज वेरी डिफिकल्ट, इट करते हो ना, बट इज इट वेरी डिफिकल्ट? नो, फिर भी ही फेल्ट दैट इट इज ऑनरस। अब करने की आदत नहीं है तो ऑनरस लगा होगा। सिनोनिम, बर्डनसम, है ना, समथिंग दैट यू फील लाइक अ बर्डन, या आर्डियस। आर्डियस का वर्ड मीनिंग हमने पहले ही देखा है, टफ। टैक्सिंग, टैक्सिंग मतलब ऐसा लगे कि आपसे उससे टैक्स लिया जा रहा है, उसे कहते हैं टैक्सिंग। अब एक्चुअली टैक्स नहीं लिया जाता, इट इज़ लाइक टैक्स लेने के बाद व्यक्ति को कैसा लगता है, अरे यार साल भर मेहनत करो और सरकार टैक्स ले लेती है, सारे आधे से ज़्यादा पैसे, इतने सारे पैसों का तो टैक्स ले लिया, तो थका देती है इंसान को ना। वैसे टैक्सिंग इज थका देने वाला। एंटोनिम क्या होगा इसका? इजी, लाइट या एफर्टलेस। समझ गए? तो ऑनरस का मतलब समझ गया, ऑनरस इज टफ, वेरी टफ और डिफिकल्ट। चलो वी हैव, यस वी हैव वन मोर वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वाइली। वाइली मतलब होता है चतुर, चालाक। वाइली मतलब कनिंग, जो चतुर हो, चालाक हो। देखो द वाइली फॉक्स, फॉक्स कैसा होता है? चालाक लोमड़ी ना। द वाइली फॉक्स मैनेज टू आउटस्मार्ट द हंटर्स एट एवरी टर्न। तो फॉक्स कैसा था? वाइली। लोमड़ी कैसी है? चालाक। मीनिंग स्किल्ड एट गेनिंग एन एडवांटेज, स्पेशली डिसीटफुली। डिसीटफुली मतलब धोखा देके, धोखा देने वाले जो लोग हैं उन्हें हम वाइली कहेंगे। क्या होगी सिनोनिम इसके? कनिंग, क्राफ्टी या श्रूड। श्रूड इज अगेन सिनोनिम ऑफ वाइली ऑल्सो। एंटोनिम क्या होंगे इसके? नेव, नेव यानी बहुत गरीब जिसको कहेंगे हम, या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधा सीधा बोल देगा, या ऑनेस्ट। समझ गए? तो वाइली का मतलब क्या होगा? चालाक, चतुर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो नाउ
बहुत छोटी सी क्लोज टेस्ट है आपके लिए, बहुत ही छोटी सी। इतनी सी क्लोज टेस्ट में यू हैव 10 वर्ड्स। नीचे आपको सीधा सीधा मैंने 10 वर्ड्स दे दिए हैं, आपको बस प्रॉपरली सारे वर्ड्स को यहां पे पुट इन करना है, राइट। यू जस्ट हैव टू पुट इन वर्ड्स प्रॉपरली। और आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं, मतलब फर्स्ट का आंसर क्या, सेकेंड का आंसर क्या, थर्ड का आंसर क्या, एंड सो ऑन यू हैव टू गिव इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलो, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द आर्टिकल। So the editorial today is no more delays on holding the census. Census after 2011 has not yet been conducted, and the editorial is based on that topic only. So just go through it, read it, and then we will discuss it together. पढ़ लो इसको पहले। चलो डन, पढ़ लिया। चलो गो थ्रू दी। हाँ, क्या बोला है? नो मोर डिलेज ऑन होल्डिंग दी सेंसस। सेंसस हमें जनगणना करानी है, तो जनगणना 2011 के बाद 2021 में हो जानी चाहिए थी, पर सरकार ने 2021 में कारण दिया था कि पेंडेमिक की वजह से हम ये नहीं करा पाए और इसीलिए बाद में करेंगे। पर ये बाद में को अभी 2024 आधे से ज़्यादा हो गया है और अभी तक सेंसस कब होगा कुछ पता नहीं है। ऐसा लगा था इलेक्शंस के बाद होंगे, पर अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। तो उसी पे एडिटोरियल है, देखते क्या है। इन व्हाट कैन only be a case of muddying the waters, the union government is reportedly mulling the expansion of data collection in the long delayed census to include caste enumeration. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? In what can only be a case of muddying the waters. waters को muddying करना मतलब waters को ऑब्स्क्यूअर करना, अनक्लियर करना। मड डालने के बाद कैसा हो जाता है ना, वो अनक्लियर हो जाता है। तो चीज़ों को अनक्लियर करने की और कोशिश हो रही है। किस चीज़ से? द यूनियन गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली मलिंग द एक्सपांशन ऑफ डेटा कलेक्शन। किस चीज़ से अनक्लियर हो रही है चीज़ें? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे मलिंग कर रहा है। मलिंग का मतलब होता है सोच विचार करना, बहुत डीप थॉट देना। तो बहुत सोच विचार कर रहा है कि जो डेटा कलेक्शन है, सेंसस में क्या होता है कि सारी चीज़ का डेटा कलेक्ट किया जाता है। जो डेटा कलेक्शन है वो डेटा कलेक्शन को एक्सपांड किया जाए, एक्सपांशन ऑफ डेटा कलेक्शन
इन लॉन्ग डिलेड सेंसस, जो पहले से ही लेट हो चुका है सेंसस, उसमें डेटा कलेक्शन का दायरा और बढ़ाए जाने पे सरकार विचार कर रही है। और कौन सा डेटा बढ़ाने का? टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब होता है नंबर्स, है ना। तो कास्ट के जो नंबर्स है, कास्ट का जो डेटा है, वो उसमें ऐड करने का सरकार सोच रही है, शायद इसकी वजह से लेट हो रहा है। दैट कास्ट में बी one of the variables in the census could be an outcome of the strident demand for caste census by several political parties। तो सेंसस में कास्ट का भी एक कॉलम होना, है ना, ये इस चीज का आउटकम है। इस चीज का स्ट्राइडेंट डिमांड, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है लाउड डिमांड। ये जो कंटिन्यूअसली एक लाउड डिमांड आ रही है लोगों की तरफ से, लोगों की नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, कि कास्ट सेंसस कराया जाए, शायद उसी की वजह से सरकार इस चीज पे विचार कर रही होगी। बट कंसिडरिंग द इनकम्प्लीट एंड पुअरली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 2011, which resulted in data that were unwieldy inaccurate and hence unusable, the government must not hurry into utilizing the office of the Registrar General and other agencies to tabulate caste। बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया अभी इन्होंने, क्या बोला है? पर अगर उस चीज को कंसिडर किया जाए कि 2011 में जो सेंसस हुआ था वो एक तो पुअरली कंस्ट्रक्टेड था, यानी वो सेंसस का जो फॉर्मेट दिया था वो बिल्कुल सही नहीं था, अच्छा नहीं था, पुअरली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि उसमें सोशो इकोनॉमिक सर्वे भी करना था और कास्ट सेंसस भी कराना था, है ना। तो ये 2011 का सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था, वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड था। उसकी वजह से क्या हुआ? विच रिजल्टेड इन डेटा, डेटा तो मिला लेकिन कैसा? अनविल्डली, अनविल्डली यानी बहुत सारा जो सिस्टमैटिक नहीं है, उसको बोलेंगे अनविल्डली। इनएक्यूरेट, डेटा भी वो सही भी नहीं है, एक तो बहुत सारा है, सिस्टमैटिक नहीं है, अनसिस्टमैटिक है और बिग डेटा है। दूसरा, इट इज इनएक्यूरेट, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। एंड हेंस अनयूजेबल, यानी इतनी मेहनत करो, डेटा जमा करो और वो किसी काम का नहीं है। तो गवर्नमेंट ने मस्ट नॉट हरी इनटू यूटिलाइजिंग द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड अदर एजेंसीज, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस से सर्वे होता है सारा, तो इट शुड नॉट जस्ट यूज दैट ऑफिस फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्वे एंड अदर एजेंसीज टू टेबुलेट कास्ट, और सिर्फ कास्ट का डेटा निकालने के लिए ये सारी एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। देयर मस्ट फर्स्ट बी अ डेफिनेट टाइम फ्रेम टू कंडक्ट द सेंसस ऑन अ वॉर फुटिंग। तो ऑथर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए कि सेंसस एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में होना चाहिए, इसकी पहले कोशिश की जाए। इट शुड बी कंप्लीटेड इन अ टाइम फ्रेम, है ना, ऑन अ वॉर फुटिंग। इफ द डिले इज डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, अगर सरकार जानबूझकर इसे डिले कर रही है, क्यों कर रही होगी उसका कारण भी दिया होगा। डेलिबरेट इन ऑर्डर टू अलाउ द delimitation to be conducted first in 2026. This will be a harmful not just to public policy but also to relations with the states। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि और ये जो डिले सरकार की ओर से हो रहा है, क्योंकि सेंसस कराना सरकार की जिम्मेदारी है, तो अगर सरकार इस चीज को डिले करा रही है, शायद इस वजह से तो नहीं करा रही कि क्या, कि डिलिमिटेशन पहले हो जाए। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज फिर से डिसाइड करना। डिलिमिटेशन मतलब फिर से बाउंड्रीज डिसाइड करना, जिसके बेसिस पे कंस्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती है, जिसके बेसिस पे फिर वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं। कंस्टिट्यूएंसीज फिर से बनाने की जो ये पूरी प्रोसेस रहेगी वो 2026 में होगी, 2026 में होने वाली है। शायद उससे पहले सरकार सेंसस ना कराए, ऐसा इनका कहना है, इसीलिए सरकार उसे आगे ढकेल रही है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो ये क्या होगा? दिस विल बी हार्मफुल नॉट जस्ट टू पब्लिक पॉलिसी बट ऑल्सो टू रिलेशंस विद स्टेट्स। स्टेट्स के साथ उनके संबंध भी खराब हो जाएंगे ऐसा अगर सरकार करेगी। एज ऑफ जून 2024, आउट ऑफ 230 कंट्रीज, इंडिया वॉज वन ऑफ द 44 नॉट टू हैव कंडक्टेड द सेंसस दिस डेकेड। इस डेकेड में यानी 2030 से 2030, वो जो समय अभी 2030 होने का है,
लेकिन टोटल जो 233 कंट्रीज हैं उनमें से अभी तक 44 कंट्रीज ने इस डेकेड में सर्वे नहीं कराया है, जिनमें हमारा देश भी एक है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट, जस्ट गो थ्रू द सेकेंड पैरा, देन वी विल डिस्कस इट टुगेदर। ठीक है, पढ़ लिया। चलो, क्या दिया है पार्ट में? The ostensible reason provided by the Union Home Ministry was delayed due to COVID-19 pandemic. Ostensible reason मतलब the most obvious reason, जो सामने रखा गया है ना, जो आगे रखा जाता है, the most obvious one is called ostensible. The ostensible reason provided by Union Home Ministry was delayed due to COVID-19 pandemic. But 143 other countries conducted the census after March 2020, which marked the onset of the pandemic. है ना, कोविड-19 का कारण तो दिया गया, पर 143 कंट्रीज ने तो मार्च 2020 के बाद सेंसस किया है। 143 यानी ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज ने, और मार्च 2020 के बाद ही इंडिया में पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो इसके बाद किया है। इंडिया शेयर्स दिस डूबियस डिस्टिंक्शन, डूबियस मतलब यानी बहुत बुरा डिस्टिंक्शन जो है, डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ नॉट हैविंग अ सेंसस विद कंट्रीज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस और टर्मोइल सच एज येमेन, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, यूक्रेन, श्रीलंका एंड इन सब सहारन अफ्रीका। यानी हमारा नाम अब उन देशों में शुमार है जिन देशों ने सेंसस नहीं कराया है। किन कारणों की वजह से? एक तो वॉर में है, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में है, इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पे, या टर्मोइल है, इन कारणों से उन्होंने सेंसस नहीं कराया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमने सेंसस नहीं कराया है। There remains little excuse to continually delay the decennial census, an exercise that has been conducted without fail from 1881 to 2011. कोई दूसरा और कारण ऑथर को यहाँ दिख रहा नहीं है,
डेसिनियल सेंसस के लिए, मतलब हर डिकेड में होने वाले सेंसस के लिए, जो 1881 से कंटिन्यूसली 2011 तक चलते आ रहा था, बस 2021 में नहीं हुआ। येट द डिक्लाइन टू फ्रीज administrative deadline, yet the deadline to freeze administrative boundaries of districts, tehsils, towns and municipal bodies, a prerequisite before the conduct of census, lapsed on June 30 this year। है ना? क्या होता है, हर बार सेंसस कराने से पहले डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स, टाउन्स, इन सबकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फिक्स की जाती है कि ये बाउंड्रीज रहेगी, जो भी सेंसस होगा इनके हिसाब से होगा, हर बार ये फिक्स की जाती है। तो उसकी जो डेडलाइन होती है वो इस साल की तो डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई, यानी अब इस साल सेंसस होना मुश्किल है या उसका प्लानिंग होना मुश्किल है, तो 30 जून को वो खत्म हो गई ये डेडलाइन। वैसे एज फार एज आई नो 2019 के बाद तो बहुत बार डेडलाइन दी जा चुकी है हमारी। दिस डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड 10 टाइम्स सिंस 2019। 2019 से ये डेडलाइन 10 बार दी जा चुकी है और 10 बार वो एक्सटेंड की गई और लैप्स होती गई। Several public schemes such as National Food Security Act, National Social Assistance Program and the delimitation of constituencies are dependent upon the census being conducted। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सेंसस पे डिपेंड होती है। कौन सी? जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम हो गया, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया। सोशल असिस्टेंस का प्रोग्राम मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको हेल्प करने का जो असिस्टेंस का प्रोग्राम होता है सारे वो। और डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, जो बात मैंने पहले बताई थी, कंस्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन जो होता है इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का पता चलेगा जब सेंसस होगा। अब 2011 के सेंसस के बेसिस पे 15 साल बाद हम अगर कंस्टिट्यूएंसीज बनाएंगे वो सही नहीं होगी। बिसाइड्स स्टैटिस्टिकल सर्वेज दैट गो इनटू सेटिंग पॉलिसी such as those related to household and social consumption, the National Family Health Survey and periodic Level 4 survey, the sample registration system and among others use the census to set their sampling frames। इनके अलावा नीचे जो ये सारी चीज़ें दी गई है, जैसे हाउस होल्ड रिलेटेड कुछ निर्णय लेने हैं, सोशल कंजम्पशन कौन सी चीज़ का कितना हो रहा है इसका डिसीजन लेना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराना है, पीरियोडिक लेवल PLFS का सर्वे कराना है ना, लेबर फोर्स का सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? दे आर डिपेंडेंट ऑन दी सेंसस। की सेंसस का डेटा है तो फिर उसके बेसिस पे हम सैम्पलिंग करें, क्योंकि बाकी ये सारी चीज़ें आर बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के लिए तुम्हारे पास बिगर डेटा शुड बी अवेलेबल फर्स्ट। ठीक है, चलो नाउ लेट अस गो थ्रू दी लास्ट पार्ट क्विकली। इसको पढ़ लो झट से, फिर हम इसको साथ में पढ़ेंगे। चलो डन, पढ़ लिया लास्ट पार्ट। हाँ, क्या दिया है इसमें भी? विथ the 2011 census data getting increasingly outdated and phenomena such as migration across and within states, the urbanization of Indian societies and the suburbanization of cities becoming increasingly prominent in recent years, the lack of census is telling। क्या बोला है कि बहुत सारे कारण दिए। सेंसस, लैक ऑफ सेंसस इज टेलिंग, यानी सेंसस नहीं कराना ये चीज कितनी बड़ी हो चुकी है कि इन चीजों से दिख रहा है। कौन सी चीजों से कि 2011 का जो सेंसस का डेटा है एक तो वो आउटडेटेड हो गया है, दूसरा माइग्रेशन का फिनोमेना कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एक अक्रॉस द स्टेट्स और विद इन द स्टेट ये बढ़ रहा है, दूसरा अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटीज इंडियन अर्बन अभी होती जा रही है, सब अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज, जो छोटी छोटी सिटीज थी हमारी वो भी सब अर्बन होते जा रही है,
एंड बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट इन रिसेंट ईयर्स। और इसीलिए लैक ऑफ सेंसस इज टेलिंग। द रिलायंस ऑन बेवी मतलब बहुत सारा, ग्रुप, कलेक्टिव नाउन है बेवी, बेवी ऑफ सैंपल सर्वेस टू फिल इन द गैप इज ओनली रिजल्टिंग इन डिबेट्स ओवर मेथोडोलॉजी एंड कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन चेरी पिकिंग अकॉर्डिंग टू वंस पॉलिटिकल चॉइसेस। और फिर जब सेंसस का डेटा नहीं है तो हम निर्णय कौन से बेसिस पे ले रहे हैं? हम यानी सरकार ये निर्णय कौन से बेसिस पे ले रही? तो ये निर्णय लिए जा रहे हैं सैंपल सर्वेस के बेसिस पे। पर ये सैंपल सर्वेस पूरा आइडिया तो नहीं दे सकती ना। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, फिर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उन पे, उनके मेथोडोलॉजी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, है ना, और कंक्लूजन्स पे पहुंचा जा रहा है, जिससे चेरी पिकिंग यानी हर कोई अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस की बदौलत अपने निर्णय खुद बना रहा है। फिर वैसे क्लियरली द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप बीइंग डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट का मतलब केयरलेस, इन ड्यूटीज एंड शुड प्रोसीड विद द सेंसस क्विकली। सेंसस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है, केयरलेस नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी सेंसस कराना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर फील्स। ठीक, तो द एडिटोरियल नाउ is complete and the questions are now in front of you. The first question is, how many countries in the world have not yet conducted census this decade? In this decade किसने census नहीं कराया है? दूसरा, which of the following reasons, कितनी countries है ऐसी आपको बताना है, which of the following reasons is are being cited by the author for government's deliberate delay for conducting census? deliberate delay जो सरकार कर रही है उसके लिए जो कारण है वो ऑथर ने कौन सा बताया, जो जानबूझकर करा रही है, ऐसा क्यों लग रहा है ऑथर को, उसका कारण आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नियरली द सेम मीनिंग टू द वर्ड ऑस्टेंसिबल, ये वर्ड हमने अभी देखा, उसका नियर मोस्ट सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपको देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंसस डेटा, नीचे कुछ एक्टिविटीज दी है जो सेंसस के डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होती। और लास्ट क्वेश्चन है, in absence of the census data, based on which data is the government making decisions? सेंसस का तो डेटा है नहीं रिसेंट वाला, तो कौन से बेसिस पे सरकार निर्णय ले रही है? तो इसका आंसर आपको बताना है, हमने अभी इस पे चर्चा की है। तो आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं और वो जो क्लोज टेस्ट मैंने दी थी उसके भी आंसर्स देने हैं। तो गिव ऑल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टॉप हियर विद दिस।